गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट पढ़नी है। मैं मॉर्निंग वाली क्लास में बताया था कि प्रायोरिटी लैंडिंग तक मैंने पीएसएलसी के तक प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट नहीं बताया था, मैंने प्रायोरिटी लैंडिंग बताया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बताया था। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है वो बता चुका हूँ। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट हमें पढ़ना है। बेटा ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, बेटा इस अवधारणा को आरबीआई ने रघुराम राजन समिति के सुझावों के आधार पर लागू किया और इसके माध्यम से उन बैंकों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया जाता है जिन्होंने आरबीआई के द्वारा तय किए गए न्यूनतम सीमा से ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर में पैसा दे रखा है। मतलब कि ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, जो पीएसएलसी है, इस अवधारणा को आरबीआई ने रघुराम राजन समिति के सुझाव के आधार पर लागू किया। आवाज आने लगी थी ना। जो पीएसएलसी है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, तो रघुराम राजन जी के, अरे रघुराम राजन थे है ना, तो रघुराम राजन, रघुराम राजन समिति के सुझावों के आधार पर, समिति के सुझाव के आधार पर, सुझाव के आधार पर, के आधार पर, सुझाव के, समिति के सुझाव के आधार पर, यानी रघुराम राजन समिति के सुझाव के आधार पर ये जो उन बैंकों के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है लागू किया गया कि जिन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर में एक तय जो सीमा है तो उससे ज्यादा ऋण देके रखा है। यानी इसके माध्यम से जो है, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से बैंकों को क्या करना है, आर्थिक लाभ सुनिश्चित करवाना है। इसके माध्यम से बैंकों को आर्थिक लाभ, इसके माध्यम से बैंकों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित कराना, सुनिश्चित, सुनिश्चित कराना, बैंकों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित कराना। तो किन बैंकों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित कराना है भाई? तो उन बैंकों को जो प्रायोरिटी सेक्टर से ज्यादा, उन बैंकों को जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से ज्यादा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से ज्यादा पैसा दिए बैठे हैं, दिए दिए बैठे हैं, उनके लिए ये लाभ सुनिश्चित कराना है। तो ऐसे समझो, एक उदाहरण ले लेते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कि भाई मान लो पहले एक तरफ जो है ऐसे खींच देते हैं कि मान लो, पहले से पढ़ा लेते हैं फिर एक उदाहरण दे दूंगा, है ना। तो ऐसे बैंकों को जो ऋण के तौर पे प्रायोरिटी सेक्टर में, उन्होंने, उन बैंकों ने एक लिमिट से ज्यादा पैसा, जो एक मिनिमम लिमिट था उससे ज्यादा पैसा देके रखा। तो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिया जाने वाला जो एक न्यूनतम अमाउंट था उससे संबंधित ये जो है, मान लो कि जो ज्यादा पैसा लेके रखा है उसको इकोनॉमिक प्लेजर दिया जाएगा। और मान लो वो बैंक जो प्रायोरिटी सेक्टर में जो एक मिनिमम अमाउंट था उतना पैसा नहीं दे पाए। ऐसा भी है कि वैसे बैंक जो कि ये कहा गया था कि प्रायोरिटी सेक्टर में तुमको इतना पैसा देना है और वो नहीं दे पाए, तो उनके लिए दंड का भी प्रावधान, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि उनके लिए कहा गया कि तुम पे पेनाल्टी लगाई जाएगी। अब अगर तुम्हें पेनाल्टी से बचना है तो तुमको जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा। तो वह बैंक जिसने तय की गई समय, जो तय की गई लिमिट से ज्यादा पैसा देके रखा था, उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करने का राइट्स दिया गया।
और जितना अतिरिक्त ऋण दिया गया सर्टिफिकेट उतने मूल्य का ही जारी हो सकता है। अब ये बैंक आरबीआई के ई कुबेर नामक प्लेटफॉर्म पर क्या करता है, इस सर्टिफिकेट को क्या करता है, नीलामी करता है, ऑफरिंग करता है। और नीलामी में इस सर्टिफिकेट को वे बैंक खरीदेंगे जो कि तय किए गए एक लिमिट से ज्यादा मतलब तय किए गए लिमिट से एक कम पैसा दे पाए, जो शर्तें पूरा नहीं कर पाए। तो इसको खरीद करके जो पेनाल्टी है आरबीआई की, वो दंड से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो इस सर्टिफिकेट की जो वैधता है वो वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक ही रहेगी, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक, क्योंकि 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है। तो वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक इसकी वैलिडिटी रहती है और अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन तक इसकी वैधता जो है, जब पहला दिन आएगा तो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि प्रायोरिटी लेंडिंग जो सर्टिफिकेट है वो आसानी से आप समझ गए होंगे, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। चलो वापस से मैं इसको समझाने का थोड़ा सा और आसान प्रयास करता हूं, तो जो है अच्छे से समझ पाओगे। जरा देखो बेटा, प्रायोरिटी सेक्टर तुमको याद है, जब मैंने आपको प्रायोरिटी सेक्टर क्या बताया था, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये क्या था कि वैसे क्षेत्र जो इकोनॉमी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और उन क्षेत्रों में पैसा देने से बैंक बचते थे क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा रिस्की थे। तो आरबीआई को लगा कि भाई इस क्षेत्रों में अगर पैसा नहीं जाएगा तो फिर देश का जो विकास है वो समग्र विकास नहीं हो पाएगा, इक्वल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो भाई बैंक तो था बनिया, बनिया का मतलब यहां पर कि बैंक सिंपल सा था, व्यापारी, और व्यापारी जो है अपने लाभ पर फोकस करता है। तो बैंक वहीं पर अपना जो है वर्क कर रहे थे, वहीं पर फोकस कर रहे थे जहां उसको प्रॉफिट था। वो वैसे क्षेत्र में पैसा लेंड नहीं कर रहे थे या नहीं दे रहे थे जहां उसको प्रॉफिट कम था। तो इसके लिए आरबीआई ने कहा कि तुमको पहले तो देखो, हम तुम्हारे क्या है, बॉस है, और हम तुमको बता चुके हैं कि पहले तो तुम पे प्यार से बोलते हैं, मोरल सुएशन, तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास करवाते हैं आरबीआई करेंगे बैंकों से कि शायद सुधर जाओ, और अगर अब भी नहीं सुधरोगे तो अब तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे, जो है कुछ ऐसा ट्रीट करेंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे। तो फिर जो है इन क्षेत्रों को ऐसे आरबीआई ने करीब 15 क्षेत्र बताए कि इन क्षेत्रों में तुमको टोटल दिए गए ऋण का 40% लैंड करना है, और उस 40% में से आपको जो है 18% एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में देना है। साथ में आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक को कहा गया कि तुमको टोटल दिए गए ऋण का 75% देना है, टोटल दिए गए ऋण का टोटल 75% देना है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करना है। तो ये सब क्या है, ये बताया जा रहा है। अब मान लो एक और जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट आता है, उसी के आगे का प्रारूप। आरबीआई ने सोचा कि भाई कुछ ऐसे भी बैंक होंगे कि जो प्रायोरिटी सेक्टर में एक लिमिट से ज्यादा, जो 40% का एक जो है बेंचमार्क था, तो उस सीलिंग लिमिट से ज्यादा किसी ने पैसा दे के रखा होगा। तो उनको क्या किया जाए कि उनको और प्रमोट किया जाए, तो उनको प्रमोट किया जाए। साथ में यह भी कहा गया कि वैसे बैंक जो पैसा इस क्षेत्र में नहीं दे के रखे हैं उनको पेनाल्टी लगाई जाए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखो जरा देखते हैं कि अगर जो बैंक नहीं देंगे तो उनके लिए, उनके बचने के लिए क्या किया जाए कि एक टूल्स लेके आए, और उसी टूल्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट कहा गया। तो वो बैंक जिन्होंने अपनी लिमिट से ज्यादा पैसा देके रखा है वो सर्टिफिकेट जारी करेंगे, और किन बैंकों को, उन बैंकों को जिन बैंकों ने जो है सीमा से कम पैसा देके रखा है। तो वो बैंक जितना जो अमाउंट था उतने में सर्टिफिकेट जो है उससे ज्यादा अमाउंट पे जारी करेंगे उस बैंक को जिसने अपनी ये शर्तें पूरी नहीं करी थी, जो 40% की थी। तो उस बैंक वो खरीदेगा तो पेनाल्टी से बच जाएगा। अब इसकी जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो 31 मार्च तक, यानी जो है फाइनेंशियल ईयर के अंतिम दिन तक वैलिडिटी होती है। एक ई कुबेर प्लेटफॉर्म है, तो ये सारी डीलिंग ई कुबेर नाम के प्लेटफॉर्म पे होती है। अब देखो
तो ये मैंने आपको एक कहानी बता दिया। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट के अंतर्गत, लेंडिंग सर्टिफिकेट के अंतर्गत मान लो दो बैंक हैं। एक बैंक है एसबीआई, जरा समझिएगा, और एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। दो बैंक हैं। इनको कहा गया है, दोनों को मैं आपको बता चुका हूं कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर में से 40% देना है, और इस 40% में आपको 18% जो है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज को देना है। ये कहा ही गया है। और अगर नहीं दोगे तो इसके लिए व्यवस्था करी गई है कि किसी जो नहीं देगा उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी, और जो देगा उसको इकोनॉमिक प्लेजर दिया जाएगा। तो मान लो कि जैसे कि एसबीआई को 40% देना था। अब भाई हुआ क्या कि इसने जो टोटल ऋण दिया, मान लो 100 रुपए का इसने ऋण दिया, इस 100 रुपए में से मात्र इसने 20 रुपए का ऋण जो है प्रायोरिटी सेक्टर में दिया। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करी किसने? एसबीआई ने। अब मान लो कि पंजाब नेशनल बैंक बहुत बढ़िया बैंक है, इसने जो है, इसने भी 100 रुपए का ऋण मार्केट में देके रखा है। इस 100 रुपए में से इसने जो है 60 रुपए का ऋण जो है प्रायोरिटी सेक्टर में दिया, 60 रुपीज का प्रायोरिटी सेक्टर में लेंड किया। अब आप बताओ, इसको भैया जो लिमिट क्या थी, जरा देखो, पहले वाली की लिमिट थी कि तुमको देना है 40%, है ना, तुमको भी देना है 40%। पर ये देने से रहा, नहीं दे पाया, ये मात्र दिया 20, भाई 20% 20 रुपीज होगा, तो 20 रुपीज दिया। तो इसको और कितने की जरूरत है? 20 रुपीज की। और इसने 60 दिया था, बल्कि देना 40 था, तो इसने 20 अतिरिक्त दिया, तो ये 20 रुपए का एक सर्टिफिकेट जारी कर सकता है एसबीआई को। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट जो है इस मुद्रित मूल्य से, जो मूल्य प्रिंटेड है, मुद्रित मूल्य से ऊपर ऊपर होगा। तो इसमें दोनों का फायदा है। पंजाब नेशनल बैंक का ये फायदा है कि ये जो सर्टिफिकेट मुद्रित मूल्य से ऊपर का होगा, तो ये इसका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, ये इसका लाभ हो गया। वही जो है एसबीआई को क्या फायदा है? एसबीआई को ये फायदा है कि भाई ये आपका जो है, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट खरीद के यह दंड से बच जाएगा आरबीआई के, जिसको दंड नहीं देना पड़ेगा। तो इन दोनों का भाई एक इकोनॉमिक क्या हो गया भाई? इकोनॉमिक प्ले भाई, देखो, पंजाब नेशनल बैंक का इकोनॉमिक प्लेजर हो गया और ऊपर वाला दंड से बच गया। तो ये है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। देखो, पहले आपको एक मैंने आपको बता दूं कि ये मेरा वादा है कि करीब करीब आपको अगर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 12 क्वेश्चन लेक्चर से आ जाएंगे। इकोनॉमी के अंतर्गत करीब 200 से ज्यादा लेक्चर बनेंगे कंप्लीट जो है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, मोर देन सफिशियंट है। प्रॉपर स्टैंडर्ड इसका हम फॉलो कर रहे हैं यूपीएससी का। तो सारे एग्जाम में जो इकोनॉमी पूछी जाएगी उसके लिए एकदम जो है मोर देन सफिशियंट। ओके। और सीक्वेंस एक ऑर्डर से चल रहे हैं। हमने बैंकिंग सिस्टम से जो है स्टार्ट किया था, सॉरी, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, पर बैंकिंग सिस्टम से चीजें और भी प्रॉपर हुई है। अब आगे देखो, ये तो समझ आ गया। तो पहले हमें जरूरी था कि अगर इस चीज को समझना है तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, और फिर ही तब ही हम समझ पाते प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। अगर हम इसको नहीं समझ पाए समझेंगे तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट को नहीं समझ पाएंगे। इस वजह से जरूरत था कि पहले प्रायोरिटी सेक्टर, और देखो प्रायोरिटी सेक्टर में कितने, 15 सेक्टर हो गए हैं। पहले 4 थे, फिर 4 ऐड हुए, फिर 4 ऐड हुए, फिर लास्ट में 3 और ऐड हुए। और ये बढ़ते जा रहे हैं, ये संख्या परिवर्तनशील है, ये लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे ही लगता है आरबीआई को कि ये भी जो है प्रायोरिटी सेक्टर में रखना चाहिए, तो उसको क्या कर देती है, वो रख देती है। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला है एनपीए, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जरा देखो, परफॉर्मिंग एसेट्स
नॉन परफॉर्मिंग, या गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। तो गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति क्या है, जरा देखने का प्रयास कीजिए। देखो बेटा, पहले तो ये समझो कि संपत्ति क्या है, तभी तो आप जो है गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति समझ पाओगे कि बैंकों का एसेट्स क्या है, बैंकों की लायबिलिटी क्या है, पहले ये समझो। देखो, ये इसीलिए बचा के रखता हूं ये वाला हिस्सा रफ के लिए, समझो। एक बैंक था, मान लो पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। तो ये जो पंजाब नेशनल बैंक है, तो उपभोक्ताओं ने इस पे 100 रुपया जमा किया, जरा समझिएगा, ये 100 रुपया जमा किया, तो इसको कहते हैं भाई इसकी लायबिलिटी। लायबिलिटी। अब इसने, पंजाब नेशनल बैंक ने, जो उपभोक्ताओं ने 100 रुपया जमा किया इसके पास, इसमें से इसने उठा करके 80 रुपया पब्लिक को दे दिया, पब्लिक को दे दिया। तो ये जो 80 रुपया है जो पब्लिक को दे दिया गया, इसको इस बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक की एसेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एसेट्स कहेंगे, समझे, तो क्या कहेंगे, एसेट्स कहेंगे। तो बैंकों के द्वारा दिए गए ऋण को बैंकों की परिसंपत्ति या एसेट्स कहते हैं। तो जब एसेट्स समझ आएगा तो फिर आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखो, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, जब दिए गए ऋण पर, दिए गए इस ऋण पर ब्याज और मूलधन दोनों की वापसी निरंतर समय पर ना हो, तो कहा जाएगा कि ऋण निष्पादनकारी हो गया, निष्पादनकारी हो गया, अब परफॉर्म नहीं कर रहा। अब यदि एक ही ऋण प्राप्त करके उसकी अदायगी में, यानी उसको चुकाने में चूक जाए, बैंकों को ब्याज और मूलधन दोनों की प्राप्ति ना हो, तो वह परिसंपत्ति गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति हो जाती है। परंतु एक परिसंपत्ति को गैर निष्पादनकारी घोषित करने के लिए कम से कम 90 दिनों तक का प्रतीक्षा करना पड़ेगा। और एनपीए को परिभाषित करते हुए ये कह सकते हो कि ये बैंकों के द्वारा दिया गया वो ऋण है जिस पर लगातार 90 दिनों तक जो व्यक्ति ऋणी है वो ना तो ब्याज की अदायगी करे ना तो मूलधन की अदायगी करे, इसमें चूक जाए, तो इसी को बेटा एनपीए या बैड लोन या बैड डेट या स्टिकी लोन कहते हैं। वापस से सुनो, इसी को बैड लोन या जो है इस स्टिकी लोन या फिर जो है बैड डेट या एनपीए कहते हैं। अब इसको जो है एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करो। देखो भैया, ये था आपका एसबीआई, जरा समझो, ये था आपका एसबीआई। एसबीआई ने 1000 रुपए दिया राम को, इसको राम, राम ने इस 1000 रुपए को 90 दिनों तक, 90 दिनों तक ना ही तो मूलधन, मूलधन और ना ही ब्याज की अदायगी किया, मतलब इसकी वापसी नहीं किया, कि अदायगी, अदायगी, अदायगी या वापसी, वापसी नहीं की, वापसी नहीं की, अदायगी या वापसी नहीं की, तो भाई इसको बोला जाएगा एनपीए। क्या कहा जाएगा, एनपीए। इसी को बेटा बैड लोन कहते हैं, बैड लोन, या इसी को बैड डेट कहते हैं, बैड डेट।
या इसी को स्टिकी स्टिकी लोन कहते हैं, लिख लेना कहीं पे, इसी को स्टिकी लोन कहते हैं। अब समझे कि एनपीए क्या कहलाता है? बड़ा सिंपल है कि अगर कोई पैसे की, अगर बैंक आपको पैसे दे रहा है और आप 90 दिनों तक आप भूल गए, ना ही तो आपने ब्याज दिया और ना ही आपने मूलधन की अदायगी करी, तो उस पैसे को एनपीए की कैटेगरी में ला दिया जाता है अगर वह पैसा 90 दिनों का पुराना हो जाए। ठीक है। अब भारत में कार्यरत एनबीएफसी के लिए पहले एनपीए से संबंधित नियम अलग। एक एनबीएफसी किसी ऋण को एनपीए घोषित करने के उद्देश्य से 180 दिनों तक का वेट करता था, परंतु अब एनबीएफसी भी मात्र 90 दिनों के उपरांत ही इस ऋण को एनपीए घोषित कर देगी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जैसे बैंकों के लिए कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वैसे एनबीएफसी के लिए हो गया। पहले एनबीएफसी के लिए दरअसल क्या था कि बैंकों के लिए 90 दिन था, तो एनबीएफसी के लिए दरअसल जो है ये हुआ करता था 180 दिन। ठीक। एक चीज और सुन लो कि जब एक ऋण एनपीए घोषित कर दिया जाए और भविष्य में पुनः ऋणी इसे वापस करना प्रारंभ कर दे, जो ऋणी है, जो ऋण लिया था, इसको वापस देना जो है शुरू कर दे, प्रारंभ कर दे, तब वह ऋण एनपीए की श्रेणी से बाहर आ जाएगा। फिर उसको एनपीए की कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा कि ये 1,000 रुपया अगर मान लो राम ने लिया था, जरूर अदायगी में चूक हो गई थी, लेकिन एक टाइम के बाद राम जो है इस पैसे को वापस कर देना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसको एनपीए की कैटेगरी से बाहर डाल दिया जाता है। ये तो बैंकों के लिए कंडीशन मैंने आपको बता दी। दूसरा, एनबीएफसी के भी रेफरेंस बता दिया कि एनबीएफसी का कैसे कार्य करता है कि एनबीएफसी के लिए अब जो है पहले 180 दिनों का था, एनबीएफसी के लिए ये 180 डेज था एनबीएफसी के लिए। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एनबीएफसी क्या है? ये नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, ये शैडो बैंक है, छाया बैंक है। छाया बैंक की कुछ बैंकों की तरह कुछ कुछ कार्य करता है, पर पूरी तरीके से बैंक नहीं है। तो एनपीए का जो कंडीशन इनके लिए 180 दिन था, लेकिन अभी वापस इसमें बदलाव करके और इसके लिए भी 90 दिन किया गया है कि आपने अगर किसी एनबीएफसी से पैसा लिया और 90 दिन में ना ही उसका ब्याज दिया ना मूलधन, तो उसको एनपीए उनको एनपीए की कैटेगरी में डाल दिया जाए उस पैसे। अब कृषि ऋण से संबंधित थोड़ा सा नियम अलग है। मतलब कि अगर आप समान तरीके समान पैसा लेते हो तो 90 दिन में अगर अदायगी नहीं करते हो, ना ही ब्याज की ना ही मूलधन की, दोनों में से किसी की, तो क्या हो जाएगा? एनपीए हो जाएगा। पर कृषि से संबंधित नियम थोड़ा अलग है। क्या? कि किसान सामान्यतया दो तरह की बेटा फसलों को बोता है, आपको पता होगा। एक फसल होती है छमाही, जिसको हम अल्पकालिक कहते हैं, और एक फसल होती है 1 साल की, जो 1 साल में तैयार होती है, इसको दीर्घकालिक कहते हैं। तो अगर मान लो कि किसान पैसा लेता है खेती करने के लिए, तो किसान के लिए ये एनपीए का जो नियम कानून है, यानी फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए ये थोड़ा भिन्न है। किसानों के लिए थोड़ा भिन्न है। थोड़ा क्या है? अब थोड़ा भिन्न से मतलब क्या है कि अल्पकालिक जो कि 6 महीनों में तैयार हो जाते हैं, तो वैसी फसल हो गई। दीर्घकालिक जो 1 साल में फसलें तैयार होती है, मतलब वैसी फसल जो 6 माह में तैयार हो, उसको अल्पकालिक कहेंगे, शॉर्ट टर्म वाली। जैसे कि मूंग, उड़द दाल, ये ऐसी सारी चीजें। कुछ जो फसलें जैसे अरहर, तुअर जिसको बोलते हैं, 1 साल में तैयार होती। तो कहा गया कि अल्पकालिक फसलों के लिए बैंक के लिए दिए गए ऋण को एनपीए घोषित करने के लिए जोत के 2 मौसमों तक प्रतीक्षा करते हैं। मतलब जोत के 2 मौसम का मतलब कि 2 फसल, 6 और 6 माह, यानी पूरा 1 साल।
एक साल बाद अगर वो किसान पैसा लेकर के वापस नहीं करता, तब उसको एनपीए की कैटेगरी में डाला जाएगा, तब एनपीए की कैटेगरी में डाला जाएगा। जबकि दीर्घकालिक फसलों के लिए जो लिया गया ऋण है, इसको एनपीए घोषित करने के लिए एक जोत के मौसम का प्रतीक्षा करते हैं। यहां पर भी एक जोत का मौसम मतलब 1 वर्ष। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर किसान पैसा लेता है तो उसके लिए जो पैसा जो एनपीए तब घोषित किया जाएगा, 1 साल का वेट किया जाएगा, 1 साल का वेट किया जाएगा। अब बैंकों के द्वारा दिया गया जो ऋण जब एनपीए में परिवर्तित होता है, तब इस एनपीए को 3 अलग अलग जो है कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। मान लो कि बैंक ने पैसा दिया और पैसा देने के बाद बैंक क्या हो गया कि जो है पैसा नहीं, सॉरी, बैंक को कस्टमर पैसा नहीं लौटा पाया, तो बेटा एनपीए को 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं। एनपीए को 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं भाई कैटेगराइज के लिए? सबसे पहले तो ये आता है नंबर 1, अमानक परिसंपत्ति या सब स्टैंडर्ड एसेट्स। अमानक परिसंपत्ति या सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या है कि एक ऋण जैसे ही एनपीए में बदलेगा तो उसको अमानक परिसंपत्ति की श्रेणी में रखेंगे और 12 महीनों तक वह एनपीए इसी श्रेणी में रहेगा। ऐसे समझो उदाहरण के तौर पे कि एक मान लो पंजाब, सारे उदाहरण ले लेते हैं हम, यहीं पे एक उदाहरण पंजाब नेशनल बैंक था। पंजाब नेशनल बैंक से राम ने पैसे लिए, राम ने 100 रुपया लिया। अब राम जो है 90 दिनों के अंदर ना ही ब्याज दे पाए, इसकी अदायगी में चूक गए, तो ये क्या हो गया? एनपीए। अब ये एनपीए को 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट। तो जब एनपीए 90 दिन से ज्यादा और 1 साल तक का पुराना हो, 1 साल तक का मतलब अगर इतना पुराना है, 1 साल तक का पुराना हो, तो क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बेटा, इसको क्या कहेंगे? सब स्टैंडर्ड एसेट या अमानक परिसंपत्ति के। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ये एनपीए, जरा देखो कि ये एनपीए अगर 1 साल से ज्यादा, 1 मिनट रुकना बेटा, ये एनपीए 1 साल से दिख रहा है ना? अच्छा ये लाल कम दिख रहा है। 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा पुराना, 1 साल से ज्यादा और 3 साल तक का, और 3 साल तक का यदि एनपीए, ऐसे देखो, यदि एनपीए 1 साल से ज्यादा और 3 साल तक का हो, 3 साल तक का हो, 3 साल तक का हो, तब इसको डाउटफुल एसेट्स कहते हैं, यानी एनपीए की दूसरी कैटेगरी। तब इसको डाउटफुल एसेट्स कहते हैं। मतलब अब डाउटफुल है भाई, कि हो सकता है कि पैसा मिले और हो सकता है पैसा ना मिले। डाउटफुल मतलब इसको हिंदी में संदिग्ध परिसंपत्ति कहते हैं। संदिग्ध परिसंपत्ति। अगर मान लो, अभी एक कैटेगरी और है, 3 कैटेगरी बताए थे हमने।
तो ये तो एक कैटेगरी हो गया सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ये जो है दूसरा कैटेगरी हो गया डाउटफुल एसेट। तीसरा है, तीसरा कि यदि एनपीए 3 साल से ज्यादा पुराना हो, 3 साल से ज्यादा पुराना हो, ज्यादा पुराना हो, पुराना हो, तो इसको लॉस एसेट्स, एसेट्स या डूबी हुई परिसंपत्ति कहते हैं, या डूबी हुई, डूबी हुई परिसंपत्ति कहते हैं, परिसंपत्ति कहते हैं, डूबी हुई परिसंपत्ति कहते हैं। तो जरा समझिए कि मैंने बताया कि एनपीए को 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने बेटा? 3 भागों। कि कौन कौन से? कि सबस्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉसेस। क्या है? लॉस एसेट्स। वापस से सुन लो, एक इसको समराइज कर देते हैं। एनपीए था, क्यों? क्योंकि जरूरी है एनपीए। ठीक है, एनपीए क्या था कि कोई पैसा अगर मान लो बैंकों से लेके भाग जाता है और 90 दिनों तक वापसी नहीं करता, तो उसको हम एनपीए कह रहे थे। क्या कह रहे थे? एनपीए कह रहे थे। एनपीए को 3 कैटेगरी में रखते थे। एक था सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स कि अगर एनपीए 90 डेज से ओल्ड और 1 साल तक का हो, 1 साल तक, तब वो सब स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। ठीक है। दूसरा डाउटफुल एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स का मतलब क्या है कि यदि एनपीए 1 साल से पुराना और 3 साल तक का हो, 3 साल तक का हो, ये अभी चांसेस है, थोड़ा डाउट जरूर है, तक का हो, तो डाउटफुल एसेट्स। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था। तीसरा होता था बेटा लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स का मतलब था कि अगर 3 साल पुराना हो एनपीए, 3 साल पुराना हो, तो लॉस एसेट। अब लगभग कोई चांसेस नहीं, कोई चांसेस नहीं। तो ये तो एनपीए को कैटेगराइज, क्लासिफाई किया जाता है, या किया जाता। अब इसकी संभावना जो लॉस एसेट से बहुत कम रह गई। एनपीए जितना पुराना होता जाएगा उसकी वापसी की संभावना उतनी कम होती जाएगी, उतनी कम होती जाएगी। और यही वजह है कि अगर लॉस एसेट मतलब डूबी हुई परिसंपत्ति की, अब पैसा बहुत मुश्किल है, अब पैसा बहुत मुश्किल है। अब ऋण देने के उद्देश्य से बैंक धनराशि का, जिस धनराशि का बेटा प्रयोग करता है, वो बैंक के बाप की तो होती नहीं, वो आम पब्लिक की होती है, जमाकर्ता की होती है। तो ये बैंक की जिम्मेदारी है कि उसके पैसे को सुरक्षित बनाए, उसके पैसे के लिए जमाकर्ता की जमा राशि को सुरक्षित रखे। तो जैसे ही एक एनपीए, कोई ऋण, कोई डेट एनपीए में परिवर्तित हो जाता है, तो बैंक धीरे धीरे अपने लाभ में से एक धनराशि अलग हटा करके रखता है, और इस धनराशि को जो अलग हटा के रखता है, इसी को बेटा जो है पूर्वोपाय प्रोविजन कहते हैं। अब बैंक जो प्रोविजन है, इसके रूप में धनराशि अलग हटाकर तब तक रखती रहेगी जब तक कि प्रोविजन के तौर पे रखी गई धनराशि एनपीए के 100% तक के बराबर ना हो जाए। अब दिया गया वो ऋण जो कि एनपीए में परिवर्तित हो चुका है, तो बैंक उसको बेटा नेट एनपीए या शुद्ध निवल या गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति कहते हैं। और इस अगर नेट एनपीए में प्रोविजन वाला हिस्सा भी ऐड कर दिया जाए, तब इसको ग्रॉस एनपीए कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रॉस एनपीए।
जरा इसको वापस से समझने का प्रयास करो। मैंने बताया कि मान लो एक बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। पीएनबी का 100 रुपया एनपीए हो गया। अब जितना पुराना मान लो कि एनपीए होता जाएगा, अब ये पैसा पीएनबी के तो बाप का था नहीं, ये पैसा पब्लिक का था, तो ये जिम्मेदारी पीएनबी की है कि पब्लिक को नुकसान ना हो। आरबीआई सबसे पहले, मैंने पहले दिन बताया था कि यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी बैंकिंग क्रियाओं से किसी भी जमाकर्ता को या उपभोक्ता को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो पीएनबी क्या करेगी कि ये भाई 100 रुपया एनपीए हो रहा है, तो पीएनबी धीरे धीरे जितना वो पुराना होता जाएगा, तो क्या करेगी कि अपने लाभ वाले हिस्से से, लाभ वाले हिस्से से, रुक जाओ, लाभ वाले हिस्से से कुछ पैसा हटा करके अलग रख लेंगे। मान लो 100 रुपया डूबा था, तो एक दिन ऐसा आएगा कि 100 रुपया तो ये, और भाई सुरक्षा भी तो करनी है, तो 100 रुपया कौन सा अलग से जो लाभ वाला हिस्सा है, अलग से उसका यूज नहीं करेगी, वो अपने पास रख लेगी सुरक्षा के तौर पे, पब्लिक के पैसे की सुरक्षा के तौर पे। तो पहले ये बताओ कि ये पैसा ऑलरेडी डूब ही चुका था, तो इसको बेटा नेट एनपीए कहते हैं। नेट एनपीए, एनपीए का मतलब ही है कि परफॉर्मेंस ना रह जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रही है, डूब गई। अब जरा बताओ मुझे कि ये 100 रुपया भी तो परफॉर्म नहीं कर रहा है। इवन ये वो 100 रुपया है जो बैंक जो है किसके तौर पे रखी थी, जो उसका प्रॉफिट था। बैंक क्या है, व्यापारी, व्यापारी का सिंपल सा मतलब है क्या करेगा, उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। तो भैया जो 100 रुपया था तो कम से कम लाभ कमाता, लेकिन ये सुरक्षा के तौर पे 100 रुपया इसने रख दिया, तो इसी को प्रोविजन कहते हैं। हिंदी में इसी को पूर्वोपाय कहते हैं, पूर्वोपाय कहते हैं। तो अगर नेट एनपीए में इस प्रोविजन को ऐड कर दिया जाए तो ग्रॉस एनपीए निकल के आता है। क्या निकल के आता है, ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस एनपीए निकल, जरा समझो आप क्या निकल के आता है भाई, ग्रॉस एनपीए। समझे? तो ये चीज है भाई, ये भी आप समझ गए, यहां तक किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं। अब देखो कि बैंक जब अपने वित्तीय स्वास्थ्य का भाई लेखा जोखा रखता है, सब कोई रखता है, तो लेखांकन प्रस्तुत करता है, तब इसे बैंक का बैलेंस शीट कहते हैं कि भाई बैंक का सबका एक खाता वही होता है। तो बैंक अपने पूरा लेखा जोखा रखता है कि कितना पैसा डूबा, कितना बचा, ये सारी चीज, तो जिसमें वो रखता है उसको बैलेंस शीट या तुलन पत्र कहते हैं। अब बैंक अपने तुलन पत्र में एनपीए जो है और जो प्रोविजन है इसको निरंतर दर्शाती रहती है, इसको लगातार वो लिखती रहती है, मेंटेन करती रहती है, परंतु वह पूर्वोपाय का प्रयोग नहीं कर सकती जो मैंने बताया सुरक्षा के तौर पे। तो जब एक एनपीए की वसूली की संभावना कम हो जाती है, खत्म हो जाए कि अब नहीं मिलेगा, तो क्या करती है कि बैंक जो है अपने बैलेंस शीट को साफ करने के उद्देश्य से एनपीए को लॉस में दिखा देती है कि मतलब ये पैसा डूब गया, लॉस से, तो उसे तुलन पत्र से क्या कर देगी, बैलेंस शीट से हटा देगी। और इसी प्रक्रिया को बेटा राइट ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट ऑफ कहते हैं। इसे ऋण की माफी नहीं कहते, रूल लोन वेविंग अलग चीज है, ये ऋण की माफी नहीं है बल्कि राइट ऑफ है। जो जो ऋण की माफी है उस प्रक्रिया को वेव ऑफ कहते हैं या लोन वेव कहते हैं, जो कि किसानों के संदर्भ में आपने कई बार देखा होगा कि जो है हमारी सरकारें हैं, आती हैं जाती हैं, तो सरकारें जब जो है खास करके स्टेट गवर्नमेंट आपने देखा होगा कि वो एक कमिट करती हैं कि तुम जो है इस बार मुझे ले आओ तो मैं किसानों का पैसा माफ कर दूं। तो फिर देखो लोन वेविंग और राइट आपने करता है। आप देखे होंगे कि कई बार जो है हमारे राहुल गांधी जी एक बात कहते रहते हैं कि अंबानी अडानी का मोदी जी ने इतने लाख करोड़ पैसा क्या कर दिया, जो है मतलब माफ कर दिया। नहीं सर, वो थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन है, वो राइट ऑफ कर दिया। कि क्या है कि भाई ये 100 रुपया जो गारंटी के तौर पे ये छूट जाएगा ना, तो कम से कम ये तो परफॉर्म करेगा, ये तो डूब ही गया है।
तो इस वजह से बैंक राइट ऑफ करते हैं कि इसको बैलेंस शीट से जो लॉस दिखा देंगे एनपीए को जो डूबा हुआ है, तो ये पैसा जो सिक्योरिटी के तौर पे है ये जाएगा छोड़, तो इसमें कुछ कर सकेंगे। तो भाई इसी को अगर जैसे इसको हटा देंगे तो इसी को राइट ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट ऑफ। तो राइट ऑफ तो ये जान गए कि भाई तुलन पत्र से साफ करना है कि अडानी अंबानी का रुपया जो है बैलेंस शीट से जो वो हटाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक मांगना बंद कर देंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है लोन वेविंग का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि किसानों से कमिट किया जाए तो लोन वेविंग में दोबारा से पैसा भरना नहीं पड़ता है, बल्कि वो जो अमाउंट है वो माफ हो जाता है। ठीक है। अब एनपीए के राइट ऑफ होने के बाद भी इसकी वसूली जारी रहेगी, परंतु जैसे ही एनपीए राइट ऑफ होता है तो इसके बदले जो प्रोविजन है रखा गया है वो फ्री हो जाता है, और इसका प्रयोग जो है पहले बैंक कारोबार के उद्देश्य से नहीं कर पाती थी, अब कारोबार के उद्देश्य से कर सकती। तो ये आपका पूरा क्या हो गया? एनपीए। एनपीए में जो मैंने आपको प्रोविजन बताया कि प्रोविजन क्या होता है, हिंदी में पूर्वोपाय कहते हैं। ग्रॉस एनपीए क्या है, नेट एनपीए क्या है, ये होपफुली समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है वापस से कमेंट कीजिएगा, मैं समझा दूंगा। कुछ कमेंट वगैरह देख लेता हूं आप लोगों के। हेलो आदर्श, गुड इवनिंग। अच्छा, अभी आप क्या नाम है बेटा? आदर्श हो अभी? आदर्श, अगर आदर्श आप मुझे आवाज सुन पा रहे हो तो आप किस रेफरेंस में पूछ रहे हो? यहाँ एनपीए गवर्नमेंट बैंक का भी और गवर्नमेंट किसी का भी अगर पैसा डूबेगा तो चाहे जो है तो गवर्नमेंट का भी प्राइवेट का भी किसी का भी तो डूबेगा तो एनपीए जाएगा। जरूरी नहीं कि जो है गवर्नमेंट बैंक का ही हो। ठीक है, अगर आप इस रेफरेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये क्लास यहीं तक। हेलो हिम्मत, कैसे हो? और फिर हम जो है ना, चलो मतलब एक हो गया है कम से कम सम्मानजनक 40-45 मिनट हम पहुंच गए हैं। हाँ हो गया है। मॉर्निंग में क्लास ले लेंगे हम, ठीक है? ऋचा मैम के बाद जो है हम क्लास रख लेंगे, है ना?